हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मेरी बात सिर्फ दो मुद्दों पर होगी। पहला कि अतुल सुभाष जैसे लोगों की मौत, जो हमारे कानून जो है जेंडर स्पेसिफिक कानून और महिलाओं को बढ़ावा देने के चक्कर में, उनके सशक्तिकरण के चक्कर में पुरुषों की जिंदगी को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, उस पर पहला मेरा डिस्कशन होगा। दूसरा डिस्कशन जो होगा, जो हमारे देश में एक और कानून है सेक्शन 69 बीएनएस का, और दूसरा सेक्शन 64 रेप का, यानी कि जो पुराना 376 का मैटर था सुभाष अतुल के मामले में, जैसे 498 ए का मैटर हो गया और दूसरा सेक्शन 84 बीएनएस का मैटर हो गया। आज इन्हीं दोनों चीजों पर हमारा डिस्कशन है। चूंकि मेरा रिसर्च का टॉपिक भी एक तरीके से यही है कि नीड फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉज इन आवर कंट्री, कि जेंडर न्यूट्रल कानूनों की हमारे देश में क्या आवश्यकता है। ये मेरा रिसर्च का भी टॉपिक है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक टॉपिक है और ये इस तरीके के इंसिडेंट मैं रेगुलर बेसिस पर देखता हूं, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूं। मैं इन लॉज में प्रैक्टिस करता हूं जो लॉज बेहद इनकंसिस्टेंट है, बेहद घटिया, निर्दयी, निर्मम और केवल जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। मैं जेंडर न्यूट्रल लॉज की वकालत करना तो चाहता हूं, लेकिन जेंडर न्यूट्रल लॉज हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे देश में कहा जाता है कि हम राइट टू इक्वालिटी लेके बैठे हैं, यानी कि कानून के सामने समस्त व्यक्तियों को एक समान तरीके से देखा जाता है, उसमें महिला और पुरुष में विभेद नहीं किया जाता है। लेकिन ये संविधान की कोरी बातें हैं। ये संविधान जो हमारा जिस एसेंस के साथ बना है, वो वास्तविकता में वो सिर्फ कोरी बातें हैं कि महिला और पुरुष में भेद नहीं है। क्यों? इसलिए भेद नहीं क्योंकि सेक्शन 84 यानी कि 498 ए का मामला केवल और केवल पत्नी लिखा सकती है, पुरुष कतई नहीं लिखा सकते। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा केवल और केवल पत्नी लिखा सकती है, पुरुष नहीं लिखा सकते। 125 मेंटेनेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हस्बैंड्स फाइल करता है, और बहुत ही एक्सट्रीम लड़ाई अगर वो लड़ा तो गलती से उसको मेंटेनेंस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिल सकता। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जैसे सेक्शन 64 है रेप का मैटर, या सेक्शन 69 शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध का मामला है, तो यहां पर बात यह है कि जो रेप हो सकता है, हमारा कानून कहता है, यानी कि शारीरिक शोषण अगर किसी का हो सकता है तो वो केवल और केवल महिला का हो सकता है, पुरुष का नहीं हो सकता है। या अगर शादी का झांसा दिया जा सकता है महिला को, और लेकिन पुरुष को नहीं दिया जा सकता। तो इसी तरीके का हमारे देश का लीगल सिस्टम है, हमारे देश का कानून है। अब अगर बात करें हम लोग 498 ए और सेक्शन 84 बीएनएस की बात करें, अब ये मान के चलिए सुभाष अतुल जैसे होनहार इंजीनियर्स की, एआई इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना था, ऐसे लोग मौत को क्यों इजी मान रहे हैं? कुछ महिलाओं ने, तो मैंने एक पोस्ट डाला था अतुल सुभाष की याद में, तो उसमें लिखा था कि ये डरपोक था, ऐसा लिखा गया उनके द्वारा। अब आप समझ सकते हैं उस महिला का मानसिकता क्या होगा, उस महिला का माइंडसेट क्या होगा जिसने इस लेवल पर जाकर ऐसी टीका टिप्पणी कर दी। क्यों? पुरुष, जो हमारे देश का कानून है वो ये कहता है कि शारीरिक शोषण, फिजिकल अब्यूज केवल पुरुष कर सकता है, महिला कतई नहीं कर सकती। इसीलिए 498 केवल महिला लिखा सकती है, पुरुष नहीं लिखा सकता। अब अतुल सुभाष के ही केस की अगर बात करें तो जज साहब ने किसी चीज को अतुल के मामले में कंसिडरेशन में नहीं लिया, कंसिडर नहीं किया। कारण क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि वो महिला थी, ये पुरुष थे। अब महिला एक्सचेकर में नौकरी कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, उसके पास अच्छा लाइवलीहुड के सोर्सेस हैं, उसी पति ने उसको पढ़ाया, उसी पति ने उसको बनाया, उसी पति के लिए वो महिषासुर बन गई। अब कोर्ट ने क्या करना है? अब सुभाष का मेन रीजन मौत का क्या है, परेशानी क्यों थी उनको? भाई 120 डेटें आपने 2 साल में लगा दी, अलग अलग 10-12 मुकदमे शायद उन्होंने, उनकी वाइफ ने पंजीकृत उनके खिलाफ करा दिए कि 9 मुकदमे, ऐसे ही कुछ है जितनी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी अटेन करी। अब एक व्यक्ति के ऊपर इतने मुकदमे पंजीकृत हो गए, यानी कि 120 डेटें पड़ रही, तो यानी कि एक महीने में होते हैं 30 दिन, 4 तिहाइयां 12, मतलब वो 12 महीने में वो 4 महीने केवल मुकदमों की तारीखों पर आया है।
अब आप अंदाजा लगा सकते हो बेचारा काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी घटेगी कि नहीं घटेगी, उसकी इफेक्टिवनेस घटेगी कि नहीं घटेगी। वो काम नहीं कर पाया प्रॉपरली, हैरेसमेंट में उसने आके मौत स्वीकार कर ली। उसने यही कहा ना कि इनका मेन रेनफोर्समेंट है पैसा मेरा, तो मैं इस पैसे के सोर्स को ही बंद कर देता हूं। तो उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। अब आप ये समझिए कि अगर आप पति हो तो आपकी कोर्ट में चलनी वलनी नहीं होती। अब जैसे आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगा दिया मैट्रिमोनियल नेचर में कि आपने, आपके भाई ने, आपके दीदी ने, जीजा ने मारपीट करी, आपके साथ गाली गलौज करी, पुलिस ने एफआईआर लिख ली, न्यायालय ने सबको समन कर लिया। मैजिस्ट्रेट साहब लोग अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ था कहाँ नहीं था, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल भी किसी एविडेंस को कंसिडर नहीं करता, सबको चार्जशीटेड कर देता है। चार्जशीट लोगों के खिलाफ आ गई, अब समनिंग हो गई, ट्रायल सब लोग फेस करेंगे। अब खुदा ना खास्ता अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा रहा, आप हाईकोर्ट चले आए, और हाईकोर्ट में आपने क्वेश्चन डाल दिया कि भैया क्वेश्चन होगी, तो मैट्रिमोनियल नेचर के मैटर में क्या सबसे बड़ी दुर्गति ये हो जाती है कि उस केस में आपके ऊपर एक पेनाल्टी कहिए इंपोज करी जाती है। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि पति पक्ष ऑलरेडी प्रताड़ित है, उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हैं, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, पुलिस का हैरेसमेंट है, सोशल प्रेशर उसके ऊपर है, ऑफिस का प्रेशर उसके ऊपर हो गया है, मुकदमा हो गया, नौकरी से निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें उनके ऊपर हो सकती हैं। लेकिन कोर्ट क्या कहेगी, हस्बैंड हो, अच्छा क्या करते हो भैया, 1 लाख रुपए आपको मेंटेनेंस का अमाउंट भरना पड़ेगा। क्या कहीं ये हाईकोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए हस्बैंड को देना है? अगर हस्बैंड क्वेश्चन में आया है मैट्रिमोनियल नेचर के केसेस में, वो क्वेश्चन में आया हुआ है, तो उसमें कहां पे ये रूल है, कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि आपको उसके ऊपर पैसा इंपोज ही करना है? मतलब आपने पहले तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, उसके बाद दूसरी चीज उसको पुलिस से हैरेसमेंट हो गया, तो पुलिस ने भी लेन देन कर लिया। अब वो न्यायालय की शरण में आया, वकीलों की फीस उसने भरी, चलो वकील अपना काम कर रहे हैं भाई, प्रोफेशनल है, कोई इलीगल बात नहीं इसमें, उन्होंने फीस ले ली। अब रही सही कसर माननीय न्यायाधीश महोदय पूरी कर दे रहे हैं, वो कहेंगे हस्बैंड हो 1 लाख रुपए दो, नहीं तो हम अरेस्ट नहीं देंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे। भाई कहां लिखा हुआ है कि आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे 1 लाख रुपए नहीं देगा तो? और जब जज साहब का विरोध करो कि हम भैया जो है प्रोटेक्शन, हम अगर आप नहीं देना, पैसा नहीं देंगे हम, तो प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वो कहते हैं। लेकिन अपना ये कभी भी वो ऑब्जर्वेशन नहीं लिखाते हैं कि हमने 1 लाख रुपए की मीडिएशन अमाउंट इनके ऊपर इंपोज करी है, उस चीज को इन्होंने डिनाई किया, इसलिए हम इसको हम स्टे नहीं कर रहे, इसमें अरेस्ट नहीं दे रहे, ये रीजन है। अब आप समझ लीजिए 498 की एफआईआर हुई, आपके 10 लोग घर में हैं, 10 लोग अलग अलग लोकेशन में रहते हैं। अब 10 को डेट पे आना है, क्या हालत हो जाएगी सब, मतलब आपके घर का तो एकदम पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया, हर आदमी को तारीख पे जाना है, झेलना है। तो न्यायालय में ये दुर्गति है। पति हो तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है, आपके साथ इतना बदतर हो सकता है। कारण इसके पीछे क्या है कि किसी को समझना नहीं, सबको लगता है कि महिला सशक्तिकरण जरूरी है, और जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना सशक्तिकरण मत करो कि पुरुष पक्ष खत्म हो जाए। आप सबको बेटे होंगे, आपकी भी बहू आएगी, यही तांडव करेगी, तो आप सबको समझ में आएगा, लेटर ऑन समझ में आएगा, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर समझ में नहीं आता। जब तक आप उस पोजीशन में, उस कुर्सी पर बैठे, एक दरोगा कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करेगा जब तक वो पोजीशन में होगा, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएगा, किसी चौराहे पे किसी कांस्टेबल से मार खाएगा, तब वो कहेगा पुलिस विभाग बहुत खराब है, उसके पहले नहीं कहेगा। उसी तरीके का यहां पर भी है, आप जज हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, आपके पास पावर है, आप किसी को भी जेल भेज सकते हो वहीं से बैठे बैठे, इसलिए आप किसी के ऊपर भी कुछ भी इंपोज कर दो। आप लोगों ने एक बार अंतर्मन की पुकार सुननी चाहिए कि भाई साहब इसके ऊपर मुकदमा है, इसी से हम पैसा ले रहे हैं, और यही पैसा दिला रहे हैं कि जाके पत्नी इनसे मुकदमा लड़े इनके खिलाफ। अगर स्टेट केस है तो स्टेट का काउंसिल है, स्टेट का केस अपीयर कराए। और कई बार तो मैंने अपने कानों से लाइव सुना हुआ है अपने ही मैटर में। अब हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, जज साहब कहेंगे कि साहब हमें को, वो लड़की वाले अगर मान लो कह रहे कि हमको मीडिएशन नहीं चाहिए, तो जज साहब कहेंगे मीडिएशन का अमाउंट मिल रहा है, ले लो, उसके बाद मत आना। अब आप सोच लो क्या तरीका है ये। अब अगर आप हस्बैंड हो, मेंटेनेंस का केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो गया, तो पहले कोर्ट कहे कि हम तो इंटरिम बांधेंगे ही बांधेंगे। आपको ये भी तो देखना चाहिए वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करती है,
बिना किसी युक्ति कारण के अगर वो पति से अलग रह रही, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के, कोई अप्रोप्रिएट लीगल रीजन नहीं है, तो आपको क्यों मेंटेनेंस उसको देना है? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो। अतुल वाले मैटर में ही आप देख लीजिए, वो वाइफ ऑलरेडी उनकी एक्सचेकर में वर्क कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छा अर्न कर रही है, उसके बावजूद भी उनको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। 3 करोड़ रुपए मांग रही है, कोर्ट एंटरटेन कर रही है दिलाने के लिए। जज के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन लगे, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी श्राप नहीं बनना चाहिए कि जजेस इंडिपेंडेंट हैं, उनके काम को कर्टेल नहीं कर सकते, लेकिन इससे मनबड़ाई बढ़ती है, जाहिर सी बात है। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस सही से काम करते हैं तो नीचे के कोर्ट के जजेस जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने आप को मठाधीश और मसीहा समझ लेते हैं। आप बेल में आर्ग्यूमेंट करना हो, सर पीट के नीचे के कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, कितनी भी मेहनत करके आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, नीचे रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। सर पीट डालिए, कितनी बढ़िया बहस करिए, कितना एविडेंस हो। मैंने कितने रेप के मैटर्स में इतनी शानदार बहसें नीचे करी हुई हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली है। कारण इसके पीछे क्या है? पता नहीं क्या मजा आता है रिजेक्शन में। और नीचे की कोर्ट में क्या चलता है हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लोगों से पैसा ले लिया जाता है कागज निकालने के नाम पे, बाबू पेश कर लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, हम लोग देते भी हैं। तो ये दशा है नीचे की कोर्टों की। अब बात करें, हमने इसकी बात कर ली, अब डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें। डोमेस्टिक वायलेंस अगर महिला है तो लिखा सकती है, पुरुष नहीं लिखा सकता। एक मेंटेनेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हस्बैंड को मिलेगा अगर वो नॉन वर्किंग है तो। वाइफ मेंटेनेंस भी ले जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी लिखाएगी, डीवी लिखा दिया, 498 लिखा दिया, 125 लिखा दिया, सब कुछ उसके फेवर में है। लेकिन हम लोग संविधान में समान है, समान अधिकार दिए गए हैं, कानून किसी से विभेद नहीं करता। ये विभेद नहीं है कि पुरुष नहीं लिखा सकता अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमे, कुछ नहीं कर सकता। वो चोरी का लिखा लेगा, एक्सटॉर्शन का लिखा लेगा, धमकी का लिखा लेगा, थ्रेट का लिखा लेगा, और क्या कर लेगा। आपने कौन सा स्पेसिफिक कानून बनाया कि मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज फुलफिल ना करने की वजह से अगर हस्बैंड के ऊपर 498 हो सकता है तो पत्नी के ऊपर कौन सा केस हो सकता है? कहां है? अब वीडियो का दूसरा पार्ट, अगर हम बात करें सेक्शन 69 बीएनएस की, नया कानून सरकार लेके आई सेक्शन 69 बीएनएस की। अब इसमें भी कहा गया, मोदी जी और हमारे देश के जो है लॉ मेकर्स, क्योंकि मोदी जी के रिजीम में बना है तो जाहिर सी बात है उनका नाम लूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, ना पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लीगल पर्सन हूं, लीगल बात करूंगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहां चला गया? वो कहां चला गया इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट? क्या पुरुष को शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता? केवल महिला को शादी का झांसा मिलता है? आप 18 साल की उम्र में इस लायक हो जाते हैं कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा। राहुल गांधी होंगे कि नरेंद्र मोदी होंगे कि खड़गे साहब होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, कौन होगा ये आप सब डिसाइड कर सकते हैं 18 साल की उम्र में। आप कहेंगे हम पुरुषों से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन शादी का झांसा लड्डू है, पट्ट से मुंह में रख दिया आपने, खा लिया, तुरंत आपको शादी का झांसा मिल गया। लड़के को शादी का झांसा नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कों के 10-10 साल जिंदगी के बर्बाद किए हैं, उनके साथ रह के, उनके पैसे का इस्तेमाल करके, शारीरिक इस्तेमाल करके, लेकिन उनके साथ शादी नहीं करी। शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका भाई पैसा चूस लिया, उसके बाद दूसरे से शादी कर ली। और पैसा चाहिए होता था यार, मान लो सिर्फ टाइम पास करना है, क्योंकि ये बिजनेस है आज की डेट में, लीगल टेररिज्म है एक तरीके से। 498 और सेक्शन 69 बीएनएस, आपने पैसा मांगा। कितने मुकदमे होते हैं सेक्शन 69 में या रेप में? रेप केवल लड़की का हो सकता, लड़के का नहीं हो सकता, लड़के के साथ शारीरिक शोषण नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं हो सकती, केवल लड़की के साथ हो सकती। कारण इसके पीछे क्या? क्योंकि कानून ये कहता है। अब इक्वालिटी कहां से आ गई? नहीं इक्वालिटी। लड़की ने 164 में जो कह दिया, जजेस को उसी को सही मान लेना है कि यही सही है, यही अटल सत्य है, यही परम सत्य है, इसके अलावा और समाज में कुछ नहीं है, धरती पर कुछ नहीं है, यही जो भी है सब कुछ है। स्टे नहीं देंगे आप। लड़की ने कहा 164 में कि हमारा रेप हुआ, मान लिया आपने। एविडेंस क्या प्रोड्यूस किए? 5-5, 10-10 साल बाद एफआईआर लिखाई जाती है, 10 साल बाद एफआईआर लिखाई जाती है ताकि पॉक्सो इंपोज कर सके। कहां से इक्वालिटी है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कह देने से नहीं आएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ करने से आएगी। अब अतुल का मैटर ऐसा है जो बहुत हाईलाइटेड हुआ। इससे पहले एक लड़का सिपाही था, उसका भी इसी तरीके से लड़कियों ने किया, उसको टॉर्चर किया, हैरेस किया। लड़कियां हालांकि गिरफ्तार हुई, लेकिन उसने भी अपनी जान दे दी, फांसी लगा के खुद को नष्ट कर लिया। इस तरीके के रेगुलर बेसिस पर केसेस आते हैं कि लड़के अपना सुसाइड करके जान दे रहे हैं, उनको फॉल्स केसेस में इंप्लीकेट कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। तो नीड फॉर चेंज करने की जरूरत है। अगर सच में आप इक्वालिटी बिफोर लॉ के एसेंस को बना के रखना चाहते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आइए, जेंडर न्यूट्रल कानून लाइए, जेंडर स्पेसिफिक लॉज लाने की जरूरत नहीं है। वी विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट।
ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।